नमस्कार दोस्तों। आज अपना ये 100th वीडियो है, 100वां अपना वीडियो है। अपन करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। केंद्र सरकार ने 23 राज्यों में 40 जगह ऐसी विकसित करेगी। जो केंद्र सरकार है वो 23 राज्यों में 40 ऐसी जगह विकसित करेगी जो पर्यटन केंद्र के तौर पर विकसित करेगी, ताकि टूरिज्म को बढ़ावा मिल सके और भारतीय टूरिज्म और विदेश से आने वाले टूरिस्ट इस पे आकर्षित हो सके। असम में ऐसी एक जगह उन्होंने चूज करी है अभी, 600 साल पुराना। जो असम में राज परिवार था अहोम राजाओं का, तो वहां 600 साल पुराना एक रंग महल है। क्या है? एक रंग महल है। उसको सरकार ने उसका चयन किया है। रंग महल शिव सागर जिले में है, आसाम के शिव सागर जिले में है। एशिया का पहला पवेलियन है, 2 मंजिला ये है। और ये अहोम राज परिवार हेतु बिहू व विभिन्न खेल जैसे मयूर शेर लड़ाई के मनोरंजन हेतु इसका उपयोग किया जाता था। बिना धातु के बनाया हुआ है और बिना सीमेंट, केवल पक्की ईंटों से बनाया हुआ ये पेविलियन है, 2 मंजिला। इसको बोलते हैं रंग महल। ये शिव सागर जिले में आसाम में स्थित है, जो अभी इसका चयन पर्यटन विकास हेतु किया गया है। अब वायु प्रदूषण से निपटने हेतु कई उपाय भारत सरकार द्वारा किए जा रहे हैं, लेकिन ये कंट्रोल से बाहर है। लगभग 700 से ऊपर एयर क्वालिटी इंडेक्स, जो अपने निर्धारित तय मानकों से 5 गुना ज्यादा तक बढ़ गया है। अभी दिल्ली में ग्रेड 4 ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान लगाया था, अब उसको धीरे धीरे हटाया जा रहा है, स्थिति थोड़ी नियंत्रण में आने के बाद। ग्रेप क्या होता है? ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान। इसमें क्या होता है, वाहन में जो सिटी है, जो एनसीआर का एरिया है, जो कैपिटल एरिया है, उसके अंदर वाहन के प्रवेश को प्रतिबंधित किया जाता है। जो भी निर्माण कार्य चल रहे हैं उनको एक बार रोका जाता है, क्योंकि उनसे पीएम 2.5 और 10 जैसे पर्टिकुलर मैटर निकलते हैं। और स्कूलों को बंद कर दिया जाता है, वर्क फ्रॉम होम जैसे उपाय किए जाते हैं। दूसरा उपाय वायु प्रदूषण रोकने के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम, जो 2019 में स्टार्ट हुआ था। इसका टारगेट ये था कि 2017 के जो लक्ष्य थे, जो पीएम कण है, उन कणों को 2017 स्तर से 2024 तक 20 से 30% 2017 के स्तर से कम करना है। पराली जलाने के नियम, जो फसल के अवशेष हैं पंजाब हरियाणा साइड में जो अवशेष हैं, उनको जलाने से जो स्मोक बनता है, जो दिल्ली की तरफ आ जाता है, जिससे वायु प्रदूषण ज्यादा होता है, तो उसके कुछ नियम उनको या तो सख्त बनाना या फिर किसानों को वैकल्पिक सब्सिडी देना कि भाई जो फसल अवशेष है इसका आप किस तरीके से निस्तारण करो बिना जलाए हुए, और इसको स्टेप बाय स्टेप कम करना। चौथा उपाय अपना इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देना। भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल को अपन प्रोत्साहन करेंगे, सब्सिडी देंगे, लोग बाग इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदेंगे और इससे प्रदूषण कम होगा। दूसरा है कि भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद तो लिया, तो उसके लिए बढ़िया बुनियादी ढांचा होना चाहिए, बुनियादी ढांचा होना चाहिए, चार्जिंग की सुविधा होनी चाहिए, और इस पर युद्ध स्तर पर काम करना पड़ेगा ताकि लोग बाग ज्यादा से ज्यादा ईवी खरीदे। फिर बात करते हैं एमपी की। एमपी मध्य प्रदेश एक टाइगर स्टेट है, सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व वहां पे है 8, और सबसे ज्यादा टाइगर भी एमपी में ही है। और वहां के सीएम है डॉक्टर मोहन यादव, जो उज्जैन से एमएलए हैं। शिवपुरी जिले में, एमपी के शिवपुरी जिले में जो माधव राष्ट्रीय उद्यान था, टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया है एनटीसीए द्वारा। कौन घोषित करता है? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी द्वारा एक टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया। ये मध्य प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व होगा। और टाइगर प्रोजेक्ट कब आया? टाइगर रिजर्व घोषित करते हैं ये प्रोजेक्ट आया 1973 में, एनटीसीए द्वारा आया। क्या करते हैं? जो भी बाघ है, टाइगर है, इनको संरक्षण, प्राकृतिक आवास व प्रजनन क्षेत्र प्रोवाइड कराते हैं, एक खुला एरिया प्रोवाइड कराते हैं ताकि वहां पे स्वतंत्र वितरण कर सके अपने प्राकृतिक आवास की तरह। और पहला टाइगर रिजर्व जिम कार्बेट को बनाया गया। टाइगर मैन ऑफ इंडिया, ये जोधपुर से अपने हैं कैलाश जी सांखला। और टाइगर मैन ऑफ राजस्थान फतेह सिंह जी राठौड़ इनको कहा जाता है। टाइगर संरक्षण के लिए इन्होंने कार्य किए। टोटल टाइगर रिजर्व इन इंडिया 57 हो चुके हैं। अभी 56वां बना था तमोर पिंगला, और 57वां माधव ये टाइगर रिजर्व एमपी में बना। फिर सबसे बड़ी टाइगर प्रोजेक्ट ये आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व।
सबसे छोटा है बोर वन्य जीव अभ्यारण्य जो टाइगर रिजर्व है महाराष्ट्र में, और सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व मैंने आपको बताया 8 है एमपी में। उड़ीसा में एक है नंद कानन जंतु उद्यान टाइगर रिजर्व, जहां दुर्लभ सफेद बाघ पाए जाते हैं। और 5 बाघ परियोजना, 5 टाइगर प्रोजेक्ट राजस्थान में भी है। सबसे पहला रणथंभौर है जो सवाईमाधोपुर में 1973 में बनाया गया, फिर सरिस्का 1978 में अलवर में, और फिर मुकनगढ़ हिल्स ये 2013 में, और रामगढ़ बिसदारी बूंदी में, और धौलपुर करौली 2023 में बनाया गया। और लेटेस्ट जो प्रस्तावित है अभी कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व 2024 में जो प्रस्तावित है। जैसा अमित शाह जी के बच्चे हैं, लड़के हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के इनको अध्यक्ष बनाया गया आईसीसी को। आईसीसी के पहले ये बीसीसीआई के सचिव थे, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। इनसे पहले आईसीसी के थे जॉर्ज बार्कले, उनकी जगह जैसा को बनाया गया है। इनसे पहले भी डालमिया साहब और अन्य 5 आईसीसी के अध्यक्ष रह चुके हैं। फिर बात करते हैं यूपी। यूपी में 75 जिले हैं, लेकिन 76वां अस्थायी जिला एक बनाया गया है महाकुंभ मेला जनपद नाम से, ताकि जो महाकुंभ 2025 है वो एक जिले के रूप में उस जो क्षेत्र में होगा उसको एक जिले के रूप में बनाया गया है। 4 महीने के लिए ये बनाया गया है, और प्रयागराज महाकुंभ को देखते हुए बनाया गया ताकि वहां की व्यवस्था संभाल सके, एक एडमिनिस्ट्रेशन मिल सके। 3 दिसंबर 1984 को एक बहुत बड़ी त्रासदी हुई थी अपने देश में। वैसे 1984 का साल त्रासदियों वाला साल रहा है। 31 अक्टूबर को तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई थी, फिर नवंबर में सिख दंगे हुए थे, और फिर 3 दिसंबर को 1984 को यूनियन कार्बाइड कंपनी है भोपाल में, वहां से एमआईसी गैस मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हो गया था। कर्मचारी वर्ग वहां पे क्या कर रहे थे, क्लीनर कर रहे थे, उसकी क्लीनिंग कर रहे थे, तब पानी वहां तक प्लांट तक पहुंच गया और एमआईसी गैस निकलने लगी। 2 से 3 दिसंबर की रात को सब लोग सो रहे थे, तब अचानक गैस निकली, तो सब कर्मचारियों की आंखें जलने लगी। भाई गैस का पता नहीं चलता, सबकी आंखें जलने लगी, तो पता चला भाई गैस का रिसाव हो रहा है। तो सब वहां भागने लगे। कुछ को पता चला कि भाई ये तो मॉक ड्रिल चल रही है, ये टेस्टिंग चल रही है, लेकिन ये रात का समय था, अंधेरे में सब इधर उधर भागे। लगभग लगभग नहीं करते 15,000 लोग इसमें मारे गए। सेम डे सुबह उठ के देखे 3 दिसंबर को भोपाल में, तो चारों तरफ लाशें ही लाशें बिछी हुई थी, कोई भाग नहीं पाया, गैस के कारण दम घुट गया, लोग बाग तड़पते हुए वो उधर ही मर गए। और 2 सप्ताह तक लगभग 8,000 लोग मारे गए। इस प्रकार 15,000 लोग मारे गए। और इस गैस की त्रासदी ऐसी भीषण रही, जो गर्भवती माताएं थी उनके बच्चे भी निःशक्त पैदा हुए, और लगभग इस त्रासदी ने 5 लाख लोगों को कहीं ना कहीं वहां पे हर्ट किया। और सबसे बड़ी बात, इस त्रासदी के जो मेन मालिक थे यूनियन कार्बाइड के, जिन्होंने सेफ्टी अच्छी तरीके से नहीं रखी, वो मालिक जिनका नाम वारेन एंडरसन है, वो उस समय उनको राजनीतिक पहलुओं द्वारा मदद करके उनको अमेरिका भगा दिया गया। फिर उन पे केस चला, 2 बार वो इंडिया भी आए, लेकिन जमानत पर उनको पैरोल मिल गई, वापस अमेरिका चले गए, और 2014 में बिना सजा के उनकी मौत हो गई। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो आज भी सुप्रीम कोर्ट में ये इसका केस चलता रहता है। तो यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से जहरीली गैस का रिसाव हुआ, दुनिया की सबसे भीषण औद्योगिक त्रासदियों में से एक थी। 15,000 लोग की जान गई, शारीरिक अपंगता हुई, अंधेपन का शिकार हुए। एमआईसी मिथाइल आइसोसाइनेट नाम की गैस थी जो कीटनाशक के रूप में उपयोग में ली जाती है। इसके रिसाव से करीब 5 लाख लोग एन के एन प्रकार प्रभावित हुए। 1993 में इस हेतु आयोग बनाया गया, भोपाल अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग। इसका उद्देश्य था कि इस त्रासदी से कैसे इफेक्ट आए, कैसे लोग प्रभावित हुए, क्या उसके आज भी इफेक्ट हैं। फिर इसमें बात करते हैं 13वां राष्ट्रीय बीज सम्मेलन। 13वां राष्ट्रीय बीज सम्मेलन यह अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान दक्षिणी एशिया क्षेत्रीय केंद्र वाराणसी में है, वहां यह आयोजित किया जाएगा। चावल एक खरीफ की फसल है, और समुद्र तल से 2000 मीटर की ऊंचाई तक इसको बोया जा सकता है। 20 से 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए जब चावल को बोते हैं, जब 20 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, और जब पकती है फसल तो 27 डिग्री टेम्परेचर चाहिए। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जैसे
भारत के कुछ उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हैं, उनमें अगर चावल बोया जाए तो इंडिका कहलाता है, और शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में बोया जाए तो जैपनिका कहलाता है। चावल में 150 से 200 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए, और लगभग 75 दिनों तक 20 से 30 सेमी तक पानी उस खेत में चाहिए जिस खेत में चावल है। मिट्टी जलोढ़ मिट्टी होनी चाहिए या चीका युक्त दोमट मिट्टी होनी चाहिए। समतल भूमि या दलदली भूमि पर जो चावल होता है वो स्वादिष्ट होता है। ऊंचाई पर जो चावल होता है उसका पौधा छोटा होता है, दाना छोटा होता है और लाल रंग का वो होता है। ब्राउन स्पॉट रोग ये फंगल इन्फेक्शन है, कवक रोग है जो चावल में होती है डिजीज। किस्म है इसकी जया, पद्मा, जमुना, कृष्णा, रत्ना इत्यादि। और गोल्डन राइस एक जेनेटिकली मॉडिफाइड चावल है। तो मॉडिफाइड चावल है जिसमें विटामिन ए व बीटा कैरोटीन की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। एक चावल है CR315 जिसमें जिंक की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। और वेस्ट बंगाल वेरी इंपॉर्टेंट चावलों के लिए नंबर 1 उत्पादक यही है। और इसमें शरद काल में जो चावल बोए जाते हैं उसे ओस बोलते हैं, शीत काल में अमन और ग्रीष्म काल में बोरो। याद रखना, बोरी से गर्मी लगती है, अमन अमन कब मिलता है? शीतकाल में मन ठंडा रहता है, शीतकाल में मन ठंडा रहता है। ये शरद काल में ओस आपको याद रह जाएगा। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान वेरी इंपोर्टेंट कटक उड़ीसा में है। सबसे ज्यादा उत्पादकता में देखें तो यूपी नंबर 1 पे है, सॉरी वेस्ट बंगाल नंबर 1 पे है, सेकंड पे यूपी है। सांवलिया जी सेठ मंदिर है अपने, कृष्ण धाम है, कृष्ण भगवान का मंदिर है, चित्तौड़गढ़ मंडपिया में ये टेम्पल है। राजस्थान सरकार के अंडर में ये आता है। और 1840 की बात है, भोलाराम गुजर नाम के व्यक्ति जो गवाल थे, गायें चरा रहे थे, तो बांगुड़ गांव में जब उनको रात को सपना आया तो वो वहां गए, एक स्थान पे गए तो उन्होंने खुदाई करी तो उसमें 3 मूर्तियां निकली। 3 मूर्तियां निकली, एक मूर्ति को उन्होंने मंडपिया में लगाया जिसे ही सेठ सांवरे का निवास स्थान माना जाता है। एक भादसेड़ा में लगाया, एक बांगुड़ में लगाया, ऐसे 3 मंदिर बनाए जो आसपास के 5 किलोमीटर के एरिया में है। तो मंडपिया चित्तौड़गढ़ ये इंपोर्टेंट है। और अमावस्या के पहले दिन चतुर्दशी को इसका भंडार खोला जाता है जिसमें हर माह लगभग 15 करोड़ तक की रकम लोग चढ़ावा या भेंट देते हैं। छत्तीसगढ़ के कोरबा, छत्तीसगढ़ का कोरबा क्यों फेमस है? कोयला माइंस है, ओपन कोस्ट कोयला माइंस है, वहां पे सबसे ज्यादा उत्पादन कोयले का वहां चल रहा है। कोयला क्या है? कोयला एक पारंपरिक रूप से ऊर्जा के लिए उपयोग में लिया जाता है, इसलिए परंपरागत साधन है, अनवीकरणीय है, उपयोग में प्रदूषण होता है। और जल विद्युत ऐसा है जो परंपरागत है लेकिन नवीकरणीय संसाधन है। कोयले की अपन बात करें तो भारत में कोयला गोडावना कोयला पाया जाता है 98% तक। और एंथ्रेसाइट प्रकार है, एंथ्रेसाइट, बिटुमनी, लिग्नाइट और पीट। भारत में सबसे ज्यादा बिटुमनी पाया जाता है, ये गोडाउन क्रम का कोयला है। और राजस्थान में सबसे ज्यादा लिग्नाइट पाया जाता है। दामोदर घाटी को भारत की रूर घाटी कहते हैं और कोयला भंडार यहाँ पे दामोदर घाटी में है। जो सबसे बढ़िया क्वालिटी का कोयला है एंथ्रेसाइट, ये काला कोट कश्मीर में पाया जाता है। कश्मीर में ठंड रहती है इसलिए कोट पहनना पड़ता है, तो याद रखना काला कोट कश्मीर में। झारखंड में वेरी फेमस कोयले के लिए है झरिया। क्या है? झरिया। ये धनबाद जिले में है, हजारीबाग में है, बोकारो, गिरधी, करणपुर और पलामू में है, डाल्टनगंज, औरंगा और पुतुर। फिर उड़ीसा में है तलसर, वहां प्लांट भी है, थर्मल पावर प्लांट अंगुल जिले में। छत्तीसगढ़ में इंपोर्टेंट कोरबा मैंने आपको बताया, कोरबा की गेरवा माइंस और कुसमंडा माइंस वेरी इंपॉर्टेंट है। कोरिया में चिरमिरी, सरगुजा में झिलमिली, विश्रामपुर और पंचमढ़ी। फिर मन रायगढ़। फिर बात करते हैं वेस्ट बंगाल में वर्धमान में रानीगंज। और महाराष्ट्र में वृद्धा घाटी कोयले के लिए फेमस है। एमपी में याद रखना सिंगरौली एमपी में है, जबकि तेलंगाना में सिंगरेनी है। और एमपी में है सुहागपुर होशंगाबाद में। और राजस्थान की अपन बात करें तो लिग्नाइट राजस्थान में पाया जाता है पलाना जो बीकानेर में है। और जम्मू कश्मीर की बात करें तो रुब, रियासी, उधमपुर और बारामूला, रियासी, उधमपुर और बारामूला। फिर बात करते हैं तमिलनाडु में निवेली जहां पावर प्लांट भी है। फिर राष्ट्रीय लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम, ये जवान कला केंद्र जयपुर में हुआ। इसके अंदर राष्ट्रीय लोक नृत्य समारोह व राष्ट्रीय
हस्तशिल्प समारोह भी आयोजित किया गया। अतुल्य अलवर अभियान स्वच्छता हेतु वहां पे स्टार्ट किया गया। इंदू बैंड, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, जो भी अल्जाइमर और डिमेंशिया से पीड़ित बच्चे हैं उनकी कलाई पर ये बांधा जाएगा, वहां पर उनका नाम, टेलीफोन नंबर, पिता का नाम, सब कुछ मौजूद रहेगा ताकि वो खो न सके। विधानसभा उपचुनाव हुए एमएलए के 7 जगह। एमएलए के लिए चुनावों में खर्च सीमा होती है 40 लाख रुपए और जमानत राशि अगर सामान्य वर्ग से एमएलए है तो 10,000 रुपए उनको जमा कराने पड़ते हैं और SC/ST वर्ग से है तो 5,000 रुपए जमा कराने पड़ते हैं। और राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अभी हैं नवीन महाजन साहब। विभिन्न आयोग के बारे में अपन बात करते हैं। यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग। यह आयोग एक संवैधानिक संस्था है क्योंकि संविधान में इसके बारे में आर्टिकल 316 में दिया गया है, इसलिए संवैधानिक संस्था है। संरचना में 1 सदस्य है और अधिकतम 10 मेंबर हो सकते हैं और 1 अध्यक्ष है और 10 मेंबर 10 सदस्य हो सकते हैं। और नियुक्ति केंद्र सरकार की अनुशंसा पर, मतलब कैबिनेट की अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा इसकी नियुक्ति की जाएगी, 316 आर्टिकल में दिया गया। हाल ही में चर्चा में इसलिए है क्योंकि जो अध्यक्ष है मनोज सोनी, उनका कार्यकाल 2026 में पूरा होने वाला, 2029 में 29 में पूरा होने वाला था। उन्होंने व्यक्तिगत कारणों से त्याग पत्र दिया है। अब उनकी जगह प्रीति सुदन नए चेयरपर्सन बने हैं। तो 3 अपन डिवाइड करते हैं। यूपीएससी, एक तो यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, एक एसपीएससी कोई भी राज्य में, जैसे राजस्थान में आरपीएससी है, वैसे यूपीपीसीएस उत्तर प्रदेश में, वैसे एसपीएससी होती है स्टेट की, और एक जेपीएससी, 2 राज्यों की मिलकर एक जेपीएससी होती है, ज्वाइंट पब्लिक, जैसे हरियाणा चंडीगढ़ के लिए जेपीएससी बनी होगी। तो इनका गठन कौन करता है? यूपीएससी का गठन करता है राष्ट्रपति। एसपीएससी जो भी राज्य में है, जैसे राजस्थान का राज्यपाल का गठन करेगा, और जेपीएससी संयुक्त राज्यों के लिए संसद गठन करेगी। और यूपीएससी संवैधानिक है, आरपीएससी भी संवैधानिक है क्योंकि संविधान में इनके बारे में कहा गया। और जो जेपीएससी है वो एक्ट से बनी है, वो किसी एक्ट से बनी है, तो वो सांविधिक है, न कि संवैधानिक। कार्यकाल यूपीएससी का होता है अध्यक्ष का 6 से 65 वर्ष, या तो 6 वर्ष कार्यकाल पूरा हो जाए या 65 वर्ष की आयु पूरी हो जाए उनकी। और राज्य में होता है 6 से 62 वर्ष। पहले ये 60 था, 41वें संविधान संशोधन से इसको 62 किया गया। और जेपीएससी में 6 से 62 वही सेम है। योग्यता की बात करें तो कोई सी भी यूपीएससी हो, चाहे स्टेट पीएससी हो, चाहे जेपीएससी हो, सब में आधे से ज्यादा सदस्य 10 वर्षों का अनुभव उनको होना चाहिए। फिर अपन बात करते हैं कार्य निर्धारण। यूपीएससी का संसद करती है, जेपीएससी का, आरपीएससी का राज्य करता है जैसे राजस्थान करेगा, और जेपीएससी का भी संसद करती है। रिपोर्ट यूपीएससी वाले राष्ट्रपति को देते हैं और आरपीएससी का अध्यक्ष राज्यपाल को देते हैं, और जेपीएससी राज्यपाल को, जहां पर जेपीएससी स्थित है बोर्ड, उस राज्यपाल को देते हैं। निलंबन, सस्पेंड इनको राष्ट्रपति करता है यूपीएससी वालों को, और जो स्टेट पीएससी वाले को राज्यपाल करता है। जैसे अभी राजस्थान में अभी आरपीएससी के जो मेंबर सस्पेंड है उनको सस्पेंड राज्यपाल ने किया, न कि राष्ट्रपति ने। फिर जेपीएससी के राष्ट्रपति ने, जेपीएससी के भी मेंबर राष्ट्रपति सस्पेंड करता है। और निष्कासन मतलब परमानेंट निष्कासन आर्टिकल 317 में दिया गया, राष्ट्रपति 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 तीनों का निष्कासन राष्ट्रपति करता है तय आधारों पर। और त्याग पत्र किसको देते हैं? त्याग पत्र यूपीएससी वाले राष्ट्रपति को देते हैं, और जेपीएससी जो राजस्थान वाले हैं और राजस्थान के राज्यपाल को देंगे, और जब 2 राज्यों की एक साथ हो, जेपीएससी हो, तो वो राष्ट्रपति को देंगे। और सदस्य संख्या यूपीएससी में राष्ट्रपति डिसाइड करता है, और राजस्थान में राज्यपाल डिसाइड करता है, और जेपीएससी में राष्ट्रपति डिसाइड करता है। तो ये आप देख लेना, वापस पढ़ना पड़ेगा तो याद हो जाएगा। कुछ आयोग अपन देखते हैं। पहले योजना आयोग बना, फिर उसके बाद में राष्ट्रीय विकास परिषद बनी, और अब उन दोनों की जगह रिप्लेस करके नीति आयोग बना। नीति की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। योजना आयोग का मुख्य काम था कि भाई हम 5 वर्षीय रणनीति बनाएंगे। देश आजाद हो गया, आजाद होने के बाद में सबसे बड़ा टास्क था कि देश का विकास कैसे करें, तो ये तय किया गया 5-5 वर्षीय अपन रणनीति बनाएंगे, उसके आधार पर देश का विकास करेंगे। फिर राष्ट्रीय विकास परिषद को ये कहा गया कि भाई हम योजना बना रहे हैं, आप उसका क्रियान्वयन करो। तो योजना आयोग 1950 में बना और विकास परिषद 1952 में बनी। फिर क्या हुआ कि योजना आयोग में क्या होता था,
अप टू डाउन अप्रोच थी, मतलब ऊपर से पैसा आता था और नीचे तक भेजा जाता था, लेकिन बीच में ही वो कहीं ना कहीं पैसा नीचे तक पूरा पहुंच नहीं पाता था। और तीनों मतलब फिर इसकी जगह नीति आयोग इसका सॉल्यूशन निकाला गया, योजना आयोग को बंद किया गया, राष्ट्रीय विकास परिषद को बंद किया गया। नीति आयोग डाउन टू अप अप्रोच है, मतलब ये नीचे के स्तर पे कार्य करता है, संघवाद पर आधारित है, मतलब राज्यों को लेकर भी ये चलता है और स्टेट और केंद्र सरकार तो इसमें जुड़ी हुई रहती है। तो 15 मार्च 1950 को योजना आयोग बना। तीनों ही गैर संवैधानिक है, संविधान में कहीं भी नाम तीनों का नहीं है, ये सभी संविधानेतर है, कार्यकारी बॉडी है, एग्जीक्यूटिव है, मंत्रिमंडलीय कमेटी के डिसीजन से ये तीनों बॉडी बनी है। नीति आयोग की स्थापना याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट है, 1 जनवरी 2015 को हुई थी। और योजना आयोग पंचवर्षीय योजना तैयार करता है, अनुदान की सिफारिशें करता था, फिर ये इसको बोलता था मतलब परिषद को, तो वो पंचवर्षीय योजना क्रियान्वयन करती थी। फिर नीति आयोग, अब नीति आयोग क्या है? नीति आयोग एक थिंक टैंक है, वो सोचता है उनके बारे में, योजनाओं के बारे में, सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है, बॉटम टू अप अप्रोच है नीति आयोग। अब नीति आयोग वर्किंग में है, योजना आयोग बंद हो गया था और ये सक्रिय नहीं है, तो परिषद वैसे बंद हो गई, अब नीति आयोग ही वर्किंग में है। फिर बात करते हैं अपन नीति आयोग में कौन कौन है। अभी अध्यक्ष पीएम होता है, जैसे मोदी साहब है, उपाध्यक्ष सुमन के बेरी साहब है, और सीईओ जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है वो BVR सुब्रमण्यम अभी फिलहाल है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये नाम याद रखना। अब सदस्य कौन कौन होते हैं? पदेन सदस्य तो होते हैं जो भी देश का रक्षा मंत्री है, गृह मंत्री है, कृषि मंत्री, वित्त मंत्री है, ये सभी चारों पदेन सदस्य होते हैं ऑटोमेटिक। फिर दूसरी बात करते हैं पूर्णकालिक सदस्य, इसमें है 4 सदस्य, डॉक्टर VK सारस्वत। VK सारस्वत साहब पद्म भूषण से सम्मानित है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति है, कुलपति तो राज्यपाल होते हैं, और कुलाधिपति VK सारस्वत साहब हैं। रक्षा व अनुसंधान क्षेत्र में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया मिसाइलों को लेकर। फिर बात करते हैं रमेश चंद्र प्रोफेसर, ये हैं कृषि अर्थशास्त्री हैं, इन्होंने PhD करी है कृषि अर्थशास्त्र में। फिर बात करते हैं VK पॉल साहब, ये बाल रोग विशेषज्ञ हैं, बच्चों के डॉक्टर हैं, पीडियाट्रिक हैं। और फिर बात करते हैं अरविंद बिरमानी, ये मैक्रो अर्थशास्त्री हैं, और ये ऐसे प्रकार के पूर्णकालिक सदस्य हैं। फिर कुछ विशेष आमंत्रित सदस्य होते हैं, वो 11 हैं। नीति आयोग की परिषदें 2 होती है, एक तो गवर्निंग काउंसिल जो सबसे मेन होती है, इसका अध्यक्ष PM होता है, इसमें सभी राज्यों के CM व जो भी UT है, यूनियन टेरिटरी है, वहां के उपराज्यपाल होते हैं, और क्षेत्रीय परिषद में सभी राज्यों के CM होते हैं, ये तदर्थ एडहॉक परिषद होती है। हाल ही में जो गवर्निंग काउंसिल की बैठक 9वीं हुई, उसका एजेंडा था विजन फॉर विकसित भारत 2047 एंड अप्रोच। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।